हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीकली करंट अफेयर्स का। मेरा नाम है अंकित चमोली एंड आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो लेट्स बिगिन। टॉपिक्स टू बी कवर्ड। इस वीडियो में हम जानेंगे यूएसए के बारे में। यूएसए आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस, जो कि हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम जानेंगे एनपीसीआई के बारे में। एनपीसीआई इज नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड इसने एक चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम है पाई, उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे पीएम संविदा एंड लास्ट में हम वीडियो एंड करेंगे विद न्यूज़ हेडलाइंस एंड न्यूज़ शॉर्ट्स। सो लेट्स बिगिन। बट बिफोर वी बिगिन वील हैव अ क्वेश्चन हियर। देखिए, which group attacked two Saudi Aramco plants at the heart of the kingdom's oil industry, including the world's biggest petroleum processing facilities, sparking fires in the latest flare-up in the Gulf in September 2019. सितंबर 2019 में जो पर्शियन गल्फ थी वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी। क्यों न्यूज़ में थी? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वहाँ हलचल हो रही थी बिकॉज ऑफ ईरान, सऊदी इशूज़ एंड ऑल दैट स्टफ। सो उस केस में क्या हुआ, उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में एक ग्रुप है, ये सब मिलिटेंट ग्रुप्स के नाम हैं। इनमें से एक ग्रुप ने जो था सऊदी अरेबिया की जो कंपनी है सऊदी अरमाको, ये भारत में भी प्रोजेक्ट्स कर रही है, काफ़ी बड़ी ये ऑयल रिफाइनरी कंपनी है। सो इन जो ऑप्शंस है, ए आइसिस, बी ह्यूती, थर्ड अल शबाब एंड डी बोको हराम, इसमें से एक ग्रुप ने इस प्लांट की शिप्स पे, इस प्लांट पर हमला किया। तो कौन सा है आप बताइए। कमेंट बॉक्स में प्लीज इसका आंसर लिखिएगा। सो लेट्स सी। इसका आंसर जो है वो है बी, ह्यूती ट्राइब, ह्यूती। अब ये जो मिलिटेंट ग्रुप है ये आता है यमन से, जिसकी कैपिटल है सना। अल शबाब आपको मिलेगा ईस्ट अफ्रीका में। अगर मैं पर्टिकुलर कंट्री की बात करूं तो इसका आप देख सकते हैं सोमालिया वाली कंट्री, या जो हमारी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो कंट्रीज हैं उसमें। बोको हराम आपको मिलेगा नाइजीरिया में। तो काफ़ी बार क्या हो जाता है, क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो ग्रुप था, ये न्यूज़ में था, ये कहाँ को बिलोंग करता है। ऐसे क्वेश्चंस पास्ट में पूछे गए हैं। सो लेट्स कम टू आर न्यूज़। अभी यूएसए में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे। यूएसए में प्रोटेस्ट क्यों हो रहे थे? क्योंकि जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक व्यक्ति, जो कि अश्वेत थे, ही वॉज ब्लैक, उनको एक पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया। और जब अरेस्ट किया तो कुछ इस प्रकार से, जब वो अरेस्ट कर रहे थे तो उनकी गर्दन पर उन्होंने यहाँ पर अपनी नी रखी, और थोड़ी देर बाद, अराउंड 7 to 8 मिनट्स बाद, उन्होंने बोला आई कांट ब्रीथ, एंड वो फिर मृत हो गए। ही डाइड एंड ही सेड आई कांट ब्रीथ। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्लोगन बन चुका है इस कैंपेन का, कैंपेन या प्रोटेस्ट आप कह सकते हैं। सो इस प्रोटेस्ट में काफ़ी लोगों ने हिस्सा लिया बिकॉज देयर वाज अ रिजेंटमेंट कि लोगों ने ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। देखिए, यूएसए में क्या हो चुका है आजकल, काफ़ी समय से ये चीज़ आ रही थी यूएसए में कि जो ब्लैक कम्युनिटी है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हो रहे थे, यू कैन से। एंड एक जो था, वाइट मैन को कम सज़ा मिलती थी, या कम, वो जल्दी बरी हो जाते थे कोर्ट से। सो ये काफ़ी कुछ देखा गया, ऐसी डिस्पैरिटीज देखी गई। तो अब आते हैं हम एंटिफा के ऊपर, जो हमारा मेन क्वेश्चन है। US President Donald Trump has said that America will designate the far left extremist group Antifa a terrorist organization. Antifa as a terrorist organization in view of its role in violence across the country after killing of a black man by a white police officer in Minnesota. Minnesota एक state है USA की। Antifa regarded as a militant left-wing anti-fascist political activist movement in the USA. Comprises autonomous activist group that aim to achieve their political objective through the use of direct action rather than through policy reforms. इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। देखिए, एक पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम होता है, जैसे कि आप इसको देख सकते हैं ऐसे, कुछ पार्टीज होती हैं जिसको हम कह सकते हैं लेफ्ट विंग, ये हो गया हमारा लेफ्ट विंग, ये हो गया हमारा राइट विंग।
तो जो पार्टीज़ होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, वो किसी ना किसी एक तरफ जाती हैं। बहुत सारी पार्टीज़ जो होती हैं वो सेंटर लेफ्ट, जैसे कि पॉपुलर सेंटर लेफ्ट पार्टीज़ आप देख सकते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इसमें आप देख सकते हैं जो सेंटर राइट पार्टीज़ हैं उसमें आप देख सकते हैं बीजेपी। सो होता क्या है, इन पार्टीज़ के अपने अपने एक आइडियोलॉजीज़ होती है इस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम की। तो जो ये पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है उसकी जो आइडियोलॉजीज़ होती हैं वो आप पॉलिटी में आप सर आपसे डिस्कस करेंगे। बट अगर हम इसमें देखें तो एक्सट्रीम में जब हम जाते हैं, एक्सट्रीम में हम जब जाते हैं तब हम एंटी फासिस्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है, एक तरफ तो हो गया कम्युनिज्म और एक हो गया फासिज्म। फासिज्म जब भी आप सुने तो आपके दिमाग में हिटलर की इमेज आनी चाहिए, क्योंकि दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ फासिज्म। एक रेस सुपीरियर है एंड एक रेस इन्फीरियर है। सो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट हिटलर एंड फासिज्म। फासिज्म जो है ये काफ़ी ज़्यादा क्या, एक काफ़ी ज़्यादा गलत विचारधारा है। एंड सिमिलरली एंटी फासिज्म भी वही चीज़ कह रही है। देखिए एंटी फासिज्म क्या है, aim is to achieve their political objective through the use of direct action rather than through policy reforms। वो सीधा एक्शन, मतलब चाहे कैसे भी हो अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करना है। सो दिस इज ऑल्सो बैड। आप देखिए लाइफ में जब भी ये चीज़ें आएंगी, एक्सट्रीम्स आर नेवर गुड। अभी हमने बात करी थी, जैसे हम स्टार्टिंग में हमने देखा था, जो एक क्वेश्चन देखा था ये वाला, तो इसमें हमने बात करी थी इन ग्रुप्स के बारे में। सो दीज आर मिलिटेंट ग्रुप्स। हाउएवर जो हम ये देख रहे हैं एंटिफा, दिस इज एन आइडियोलॉजी। इसका कोई या मिलिटेंट ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी है। एंड इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू फाइट एन आइडियोलॉजी एंड अ मिलिटेंट ग्रुप। बिकॉज देखिए आइडियोलॉजी या मिलिटेंट ग्रुप, अब जैसे इतने सारे हमने जो मिलिटेंट ग्रुप्स देखे अभी पीछे इस वाले क्वेश्चन में, हर दिन न्यूज़ में आता रहता है कुछ ना कुछ कि इस वाले लीडर को मार दिया, इसके किसी लीडर को मार दिया गया, इसके किसी लीडर को मार दिया गया, वगैरह वगैरह। ऑल दिस हैपन्स। बट ऐसा क्यों होता है कि ये जो लीडर्स हैं ये मरने के बाद भी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्टिव रहती है? सिंपली बिकॉज इनकी आइडियोलॉजी कभी मरती नहीं है। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू किल एन आइडियोलॉजी। तो जो ये आइडियोलॉजी है, ऐसी ही एक आइडियोलॉजी है एंटी फासिस्ट। तो हमने इसमें जाना पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के बारे में एंड वी हैड अ लुक अबाउट एंटिफा। एंटिफा जो हमने डिस्कस किया, इसको डोनाल्ड ट्रंप ने एक फार लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का दर्जा दिया एंड इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करना चाह रहे हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 2। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भारत बिल पेमेंट सिस्टम इज अ proposed centralized billing payments infrastructure which enable customers to pay a variety of bills anytime, anywhere. It has been proposed by RBI. The National Payments Corporation of India has been designated as the authorized Bharat Bill Payment Central Unit. So please comment box में इसको attempt करने की कोशिश कीजिएगा। The correct answer is D. इसका explanation आप देख सकते हैं। तो ये जैसे आपने देखा एनपीसीआई एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे एग्जाम्स के लिए। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो एनपीसीआई क्या है? देखिए जैसे आरबीआई है, आरबीआई का काम क्या है? आरबीआई इज कॉल्ड एज द बैंक ऑफ बैंक्स। ठीक है, बैंकर टू द बैंक्स। तो जो आरबीआई है उसका काम है बैंक्स को कंट्रोल करना। एनपीसीआई जो है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आज के टाइम में हम सब लोग कहीं ना कहीं गूगल पे, पेटीएम, भीम ऐप, ये कहीं ना कहीं हम सब लोग इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, हम इन सब फैसिलिटीज़ को यूज़ करते हैं ताकि हम पेमेंट्स कर सकें। तो इन सब जो पेमेंट्स है उनको कंट्रोल करता है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये एनपीसीआई का काम है, अगर इन ट्रांजैक्शंस में गूगल पे के थ्रू आप कर रहे हैं, पेटीएम के थ्रू आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, भीम ऐप के थ्रू आप कर रहे हैं, आईएमपीएस अपने बैंक टू बैंक आप कुछ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, जब कोई भी दिक्कत आएगी सो उसको ओवरलुक करेगा एनपीसीआई। तो एनपीसीआई का काम है जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं उनको देखना।
तो रीसेंट डेवलपमेंट क्या है, देखिए रिसेंटली पाई एक चैटबॉट है। अगर आप IRCTC की वेबसाइट पे जाएंगे जहाँ से हम रेलवे टिकट्स बुक करते हैं, तो उसमें एक उनका चैटबॉट है दिशा। तो जो ये चैटबॉट है उसी तरीके से पाई भी एक चैटबॉट है। अब चैटबॉट क्या होता है, देखिए हम चैटबॉट से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो चैटबॉट होता है वो आपसे चैट करता है। बेसिकली वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है, उस समय कोई पर्सन इन फिजिकल नहीं होता है, वो सब कंप्यूटर्स से काम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं। तो जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपकी क्वेरीज आंसर होती हैं, जो भी आपकी क्वेरी होगी आप उनसे पूछेंगे तो वो जो सिस्टम में इंफॉर्मेशन है वो आपको आंसर करने की कोशिश करती है। तो ऐसे ही एक चैटबॉट है पाई के नाम से, जिसको लॉन्च किया गया है NPCI द्वारा। NPCI launches AI based chatbot for product awareness. National Payments Corporation of India announced that it has launched an artificial intelligence based chatbot named Pi. It aims at creating awareness about its products like RuPay, FASTag, UPI and on real time basis. तो जो पाई है it will be available around the clock to the users with accurate information about NPCI products. Customers will be able to ask their queries, जैसे हमने आपको बताया कि आप उनसे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो चैटबॉट से, in Hindi as well as in English. The launch of Pi has been considered as another initiative by NPCI that aims at improving the digital financial inclusion among the consumers in India. तो ये हमने जाना NPCI के पाई चैटबॉट के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन 3, which of the following statement are incorrect regarding प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? The scheme will cover expenses for primary health care. The scheme will be cashless and paperless at public hospitals and enabled private hospitals. The benefit only includes pre-hospitalization expenses and not the post-hospitalization expenses. ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, सेकेंड एंड थर्ड। सो प्लीज अटेम्प्ट दिस इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड आई होप आपने इसको ट्राई किया होगा। सो लेट्स सी, इसका जो देखिए द स्कीम विल कवर एक्सपेंसेस फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर। दिस इज अ कैच बिकॉज जो ये स्कीम है दैट इज ओनली फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी ट्रीटमेंट्स। द स्कीम विल बी कैशलेस एंड पेपरलेस एट पब्लिक हॉस्पिटल्स and impaneled private hospitals. ये तो ठीक है। The benefits only includes pre-hospitalization expenses and not post-hospitalization expenses. ये भी incorrect है। तो कौन सी statements incorrect हो गई? The scheme will cover expenses for primary health care. That first is wrong and third is wrong. So D. Select the correct answer using the codes given below. तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा D, 1 and 3 only. इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज, बिकॉज उसने पूछा है हमसे विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, विच इज द इनकरेक्ट। तो अब हम बात करते हैं PM संविदा निधि के बारे में। PM संविदा निधि विच इज PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। जैसे हमने पिछली वीडियो में जाना था आत्मनिर्भर अभियान के बारे में, तो उसी सिलसिले में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि लॉन्च किया गया है। इट इज़ अ स्कीम बेसिकली बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसके मिनिस्टर कौन है? इसके मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी जी। इट इज़ अ स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी स्कीम। This scheme is meant for providing affordable loans to more than 50 lakh street vendors, hawkers and ठेलीवालास, रेडीवालास etc. So जो इनफॉर्मल सेक्टर है, इनफॉर्मल सेक्टर के लिए पहली बार कोई ऐसी स्कीम लाई गई है उनको भी एक लोन प्रोवाइड करने की। एंड काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव है PM संविदा स्कीम का। द कैपिटल लोन ऑफ अप टू ₹10,000 10,000 रुपये मिल सकते हैं, कैन बी अवेल्ड बाय द वेंडर्स। लोन इज रीपेबल इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स इन अ टेन्योर ऑफ 1 ईयर। 1 साल के अंदर उसको वापस करना है। इन केस ऑफ टाइमली पेमेंट, अर्ली रीपेमेंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट सब्सिडी, आपको पैसा मिलेगा अगर आपने टाइम पे पेमेंट कर दी, ऑफ 7% पर एनम। सो एक बहुत ही अच्छा एक इसमें ऑब्जेक्टिव एक
जोड़ा हुआ है will be credited to the bank accounts of beneficiary through DBT direct benefit transfer on 6 monthly basis. It also provides for escalation of credit limit on early or timely repayment of loan. Second, for ensuring the effective delivery and transparency, a digital platform with web portal mobile app is being developed to administer the scheme with an end-to-end solution. It encourages digital transaction. The scheme will provide incentive to street vendors for using digital transactions through monthly cashback. देखिए जो न्यूज़ है वो कहीं ना कहीं लिंक्ड है. अब आप देखिए यूजिंग डिजिटल ट्रांजैक्शंस थ्रू मंथली कैशबैक. अभी हमने एनपीसीआई के बारे में जाना था, तो कैसे वो अपना जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसका गोल ऑब्जेक्टिव जो है अचीव करना चाहें. सो दे कैन ऑल्सो कोलैबोरेट विद दिस स्कीम. The Ministry of Housing and Urban Affairs will launch capacity building and financial literacy program of all stakeholders in the month of June in collaboration with state government, state missions of DAY-NULM, that is National Urban Livelihood Mission and Digital Payment Agitators. So ये हमने जाना इस स्कीम के बारे में, which is PM संविदा स्कीम. बेसिकली स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने की एक कोशिश है और एक बहुत ही अच्छी पहल है. उसमें उनको लोन्स दिया जाएगा अप टू 10,000 रुपीज़. नेक्स्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस. यूपी योगी गवर्नमेंट टू डेवलप 800 किलोमीटर हर्बल बेल्ट विद मेडिसिनल हर्बल ट्रीज अलोंग बोथ साइड्स ऑफ द रोड. तो जो हमारी रोड होती है उसके दोनों तरफ ट्री कवर लगाया जाएगा फॉर मेडिसिनल हर्ब्स. सो 800 किलोमीटर का एक काफ़ी अच्छा एक इनका ऑब्जेक्टिव है, एक काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है एंड आई होप फॉर द बेस्ट. सो क्योंकि अगर इससे जो खेती है, जो एग्रीकल्चर है, एक तो उसमें इन हर्ब्स का जो मेडिसिनल हर्ब्स है उनका यूज़ अच्छा हो पाएगा. स्पेशली इट विल make this whole 800 kilometer stretch a beautiful and much more effective use of the land. Next हम देखेंगे मॉन्टेनिग्रो जो कंट्री है, द फर्स्ट कंट्री इन यूरोप टू डिक्लेयर इटसेल्फ कोरोना वायरस फ्री. काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे स्ट्रेट पूछा जा सकता है विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन यूरोप टू डिक्लेयर इटसेल्फ कोरोना वायरस फ्री. सो ये कंट्री है मॉन्टेनिग्रो विच इज़ लोकेटेड हेयर. आप देख सकते हैं छोटा सा, इट इज़ लोकेटेड ओवर हेयर मॉन्टेनिग्रो. चलिए आप इसकी कैपिटल मुझे बताइएगा, और अगर आप स्क्रीन को ध्यान से देख रहे हैं तो द आंसर इज ऑन द स्क्रीन ओनली. लेट्स मूव फॉरवर्ड. Larry Kramer, who helped shape US healthcare policy with his early advocacy of a national response to AIDS when it first emerged in 1980s, died at the age of 84. हम सब जानते हैं एड्स एक और काफ़ी ज़्यादा एक बुरा दौर था एंड इट्स स्टिल देयर हाउएवर एंड इट्स अ डिजीज़. सो 1980s में जब इसकी शुरुआत हुई, यूएसए में इसके बारे में जागरूकता फैलाई, और जब यूएसए ने इसको देखा तो इसकी गंभीरता को जाना एंड उसने काफ़ी सारे मेजर्स लिए एंड ऑल अदर कंट्रीज ऑल्सो रेसिप्रोकेटेड. सो लैरी क्रेमर का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ही हेल्प शेप द यूएस हेल्थ केयर एंड नॉट ओनली यूएस हेल्थ केयर बट वहाँ से एक आइडिया जनरेट हुआ जो और कंट्रीज में भी यूज़ किया गया. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दिस पर्सन हु हैड रिसेंटली पास्ड एट द एज ऑफ 84. नेक्स्ट आ जाते हैं वुमेन पीस कीपर्स फ्रॉम इंडिया एंड ब्राज़ील. Major Suman Gawani of the Indian Army, a military observer formerly deployed with UN mission in South Sudan, and Commander Kalra have jointly won the UN Military Gender Advocate of the Year 2019 award. हम सब लोग जानते हैं UN Peacekeepers होते हैं. बेसिकली इनको ब्लू हेलमेट फोर्स भी कहा जाता है. ब्लू हेलमेट फोर्स क्यों कहा जाता है ब्लू हेलमेट फोर्स? बिकॉज ऑफ देयर ब्लू हेलमेट्स. तो बेसिकली यूएन पीस कीपर्स क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस की एक आर्मी है एंड इनका मेन काम है जो भी वॉर ड्रिवन एरियाज हैं जहाँ काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म है, नक्सलाइट्स हैं, आई कुड से नक्सलाइट्स या और जो मिलिट्री ग्रुप्स हैं उन एरियाज में, स्पेशली साउथ अफ्रीका में, आई शुड से अफ्रीका, सॉरी, जो अफ्रीका कंट्री है, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा इनका रोल है यूएन पीस कीपर्स का. तो उनका काम क्या होता है? लोगों की मदद करना, लोगों तक मदद पहुंचाना, उनको प्रोटेक्ट करना और जितने भी ये
काफ़ी डेंजरस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो उसी में इंपॉर्टेंट हो जाता है मेजर सुमन गवानी जी का नाम ऑफ इंडियन आर्मी, बिकॉज शी हैज़ बीन अवॉर्डेड द यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड। नेक्स्ट हम देखेंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे हमने अभी बात करी थी चैटबॉट के केस में एनपीसीआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ वेरी वेरी एडवांस और आई शुड से इज अ फ्यूचर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके सरकार ने एक पहला फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया गया है। आप इसको आगे और देख सकते हैं गोइंग थ्रू दिस लिंक। ओके, Prime Minister Narendra Modi launched a technology platform called Champions. Champions stands for Creation and Harmonious Application of Modern Processes for Increasing the Output and National Strength. तो काफ़ी बड़ा इसका फुल फॉर्म है। The portal aims to make smaller units big by supporting them. जो छोटे उद्योग हैं उनको बड़ा बनाने का, encourage करने का उनको, and solving their grievances, helping and hand holding. It will act as a one-stop shop solution for all entities of the MSME sector. MSME सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि अराउंड 30% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन होता है MSME सेक्टर्स का। रिसेंटली MSME की जो डेफिनेशन थी उसमें चेंज किया गया है, उनको टर्नओवर और उनका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर जो क्लासिफिकेशन था उसका दायरा बढ़ा के उसमें अब बहुत सारी और कंपनीज आ सकेंगी। सो दिस वाज ऑल इन दिस video session of where we talked about the current affairs, weekly current affairs. So thank you for watching. I hope you enjoyed this video. Thank you.